का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 32। संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया। इसमें लिखा हुआ इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है। इसमें लिखा हुआ इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो अब साथ में एक काम कर लो, मेरे 226 भी खोल लो। ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर्ड करता है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। लेकिन एक मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं में एक मूलाधिकार है। ये अपने आप में स्वयं में एक मूलाधिकार है। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है आपका कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप अपने फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देता है इस बात की कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कई व्याख्याएं दी हैं और कई आधार बनाए गए हैं, ठीक है। और किसके मूलाधिकारों को सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करेगा, किसके नहीं करेगा, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। रेट किसके खिलाफ निकाली जाएंगी, किसके खिलाफ नहीं निकाली जाएंगी, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए पहले एक बार कम से कम ध्यान से हम लोग सभी रेट के बारे में समझते हैं कि रेट क्या होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ रेटों के बारे में चर्चा की गई है, एक एक रेट सारी लिखवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को कैसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसके लिए ये कुछ आधार दिए गए हैं। ये 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। 5 प्रकार के रेट क्या हैं? सबसे पहली आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आपकी परमादेश, तीसरी आपकी प्रतिषेध, चौथी आपके अधिकार परीक्षा और ये है उत्प्रेषण रेट। 5 रिट हैं जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एक बार हम एक एक रिट को समझेंगे, एक एक रिट को लिखेंगे, ठीक है। लिखिए थोड़ा सा पहले आर्टिकल 32 के बारे में कुछ चीज़ें लिख लीजिए, फिर मैं एक एक रेट को आपको बता देता हूं ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रेट है आपकी, ये क्या है? एक तरीके से सिंपल और आसान भाषा में शरीर को प्राप्त करना। शरीर को प्राप्त करने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है, उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति को न्यायपालिका कहती है कि आप मेरे समक्ष उसको प्रस्तुत करो, ठीक है। अब वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके से उसको बंदी बनाया गया हो, ठीक है, या तो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया हो। लेकिन कोर्ट ये भी कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर दिया गया है, तो ऐसे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं, ठीक है, जारी की जा सकती है। आप नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं नहीं मेरा फंडामेंटल, तो प्रोसीजर है ना, एक प्रोसीजर के तहत आपको काम किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। आर्टिकल 22 यही कहता है कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। तो ये रिट है उन लोगों के लिए जो बंदी बनाए गए और जो है मजिस्ट्रेट के सामने वो जो वायलेशन किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट हो गई। दूसरा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है जो दोषी है और दोष सिद्ध करने के लिए उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कई बार क्या होता है, न्यायपालिका क्या करती है, जैसे अभी आपने देखा कि आर्यन खान को क्या किया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, ठीक है, आर्थर रोड जेल में कुछ समय तक रहे। तो ऐसी कंडीशन को क्या है, ये भी क्या है आपका, ये न्यायिक अभिरक्षा को बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं करवा सकते आप, कि आप न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं नहीं आप हैबियस कॉर्पस जो है जारी करिए और जारी करके जो है बंदी को अपने सामने बुलाइए, उसमें नहीं करवा सकते। तीसरा, यदि आपने संसद की अवमानना कर दी, संसद के बारे में कुछ आपने बोल दिया, या आपने न्यायालय की, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अवमानना कर दी, ठीक है, तो ऐसे मामले में यदि आपको डिटेन कर दिया गया, निरुद्ध कर दिया गया, तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी नहीं होगी, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखिएगा। सेना न्यायालय जो होते हैं, आमतौर पर जो सेना न्यायालय के द्वारा मार्शल कोर्ट बने हुए हैं, बहुत सा कोर्ट मार्शल होता है जो, तो जितने भी सेना न्यायालय हैं, तो सेना न्यायालय में को लेकर के भी सामान्यतः रिट जारी नहीं की जाती हैं। बस सेना न्यायालय के द्वारा अपनी अधिकारता से बाहर काम न किया गया हो, अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर यदि ये प्रमाणित हो जाता है कि सेना न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, तो फिर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है इसके लिए। और एक चीज़ और होता है, यदि उसने नेचुरल जस्टिस का
प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन नहीं किया तो ऐसे में भी जो है रिट जारी की जा सकती है सेना न्यायालय के खिलाफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे अवैध रूप से कैद किया गया है, कैद करने की, तो और ऐसे में जो है न्यायालय जो है रिट निकाल सकता है। यदि अवैध रूप से किसी को कैद किया गया या कोई भी चीज़ है तो भी रिट निकाली जा सकती है। सर इसका एक ही पैरामीटर है, बस अवैध रूप से कैद करना। कोई भी गिरफ्तार करेगा, आपको बंदी बनाएगा, तो और क्या पैरामीटर बनाया जाए, दूसरा क्या बनाया जाए। सर ये सब जो शब्द लिखे हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, फिर हिंदी के। ये लीगल लैंग्वेज है, हिंदी है, कहाँ संस्कृत दिख रही है आपको। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो। ठीक है, आप मतलब मुझे ये नहीं समझ आता बैठते बैठते सोचते क्या हो आप, सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी देने जा रहे हो, ठीक है, आप उस पर फोकस करो, इन सब चीज़ों पे। ज्ञान के लिए आपका पूरा का पूरा संसार पड़ा है, ध्यान रखना। आप अभी सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, बस दिमाग में इतना बैठाओ। ठीक है, ज्ञान ये सब चीज़ें कोई यूजलेस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। ज्ञान के लिए पूरा टाइम फिर हम लोग वहाँ पे देंगे। इतना समझना है जितना आपके लिए है, बस। आगे बाकी चीज़ों को मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। इतना एक एक चीज़ में सोचने लगोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को देखो, अभी इस समय ये सब करना चाहिए था ग्रेजुएशन से पहले, ये वहाँ पे टाइम था इन चीज़ों का। अब जो टाइम है आपका करियर का बहुत एक्सट्रीम लेवल चल रहा है, 1-2 साल है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसमें बस पढ़ना है और निकल जाना है, बस इतना काम करना है। इतना करने के बाद फिर पूरी ज़िंदगी है। आपको अच्छी लाइब्रेरी भी मिलेंगे, एक अच्छी लाइब्रेरी घर पे भी बनाइएगा, गज़ब होना चाहिए बिल्कुल। वहाँ पे बैठे रहो, जो टाइम मिले इन्वेस्ट करो पढ़ने पे। अभी सिर्फ उतना पढ़ना है जितना काम है। इतना चीज़ मैं हर बच्चे को समझाता हूँ कि कभी भटकना मत। यदि आप एक एक चीज़ पे चले जाओगे तो फिर क्या काम क्या बचा आपके। आप यही डिस्कस करने लग जाओ कि भाई ये शब्द क्यों जोड़े गए, यही क्यों जोड़े गए, नाम क्यों नहीं बदला गया इनका, तो फिर मूर्खता हो गई नहीं हमारी। कोई ना कोई शब्द तो लिखा ही जाएगा ना, कोई एक ही लिखेंगे, 10 तो लिखेंगे नहीं कि पर्यायवाची लिखने लग जाए इनके, कि सबकी पर्यायवाची। और वहाँ पे वकील बैठे हुए थे संविधान बनाने में, तो वो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे जो विधिक भाषा। पहली बार है तो पहली बार ही, अब जब पहली बार संविधान ही पढ़ रहे हो तो पहली बार है। संविधान इससे पहले पढ़े होते, आज के बाद ये पहली बार नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बस इतनी सी बात कहता हूँ कि इस सिलेबस में भावों में नहीं बहना है। यदि भाव में बहे तो फिर आपका समय कितना कब व्यर्थ हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। एक एक चीज़ को समझने लगा पे 395 अनुच्छेद है। ठीक है, बस आपको समझना, जो नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में चले जाओ, सीधी साफ सी बात है। ठीक है, इंग्लिश को मतलब ये मत सोचो कि इंग्लिश के बिना काम चल जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी। जहाँ लग रहा है कि ये भैया इंग्लिश में देख लेते हैं, वहाँ पे पेपर आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा, लिखो हिंदी में आप। ठीक है, तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण रेट है। अब इन रेटों को एक एक करके हम देख रहे थे। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट आपकी बहुत आसान है। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसको अवैध तौर पे कैद किया जाता है, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि उसको हैबियस कॉर्पस के तहत आप जा सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी रीट है जिसके लिए आप किसी दूसरे, जैसे आपको कैद किया गया है तो आप थोड़ा ना चले जाओगे कोर्ट के पास। ठीक है, तो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के लिए जो है कोर्ट आप जा सकते हैं, आपके बिहाफ में कोई भी जा सकता है। इसके बाद दूसरी रेट होती है आपकी परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश, परमादेश को बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, मैंडमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। आदेश किसको दिया जा रहा है? किसी लोक प्राधिकारी को, पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी को क्यों आदेश दिया जा रहा है? यदि वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो रहा है, जो उसका काम है उस कार्य को करने से वो मना कर रहा है। ठीक है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है जो अपने काम को करने से मना कर रहा है, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश रेट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी जारी करेगा जब कुछ शर्तें पूरी हों। पहली चीज़, वो एक पहली बात, आपका लीगल राइट का हनन होना चाहिए।
आपके किसी कानूनी अधिकार का हनन होना चाहिए, किसी कार्य के, किसी व्यक्ति के कुछ ऐसे करने से, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। प्राइवेट संस्था के खिलाफ नहीं जा सकते आप। कोई भी सरकारी संस्था है, सरकारी व्यक्ति है जो आपके कानूनी अधिकार का क्या कर सकता है, उससे आपको वंचित कर रहा है, तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और प्रार्थी को ये प्रमाणित करने होगा कि उसके कानूनी अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परमादेश रिट भी जारी हो जाएगी। इसके बाद अगली रिट है आपकी अधिकार प्रक्षा, इसको बोलते हैं क्यू वारंटो। अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा का मतलब है कि जितने भी सार्वजनिक पद हैं, ठीक है, पब्लिक पद हैं, पब्लिक पोस्ट हैं, उन पदों पर न्यायालय, उस पद पर कोई भी व्यक्ति आके बैठ जाए, मान लीजिए उस पद पर कोई भी उस पद से जुड़ जाए, तो न्यायालय पूछ सकता है कि आप इस पद पर कैसे आए, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप इस पद को कैसे धारण कर सकते हैं। तो उस पर उसका प्राधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी हो। जैसे आप IAS बनोगे, ऐसे नहीं बन सकते ना, उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया ना, UPSC का एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तब लिस्ट आएगी, इसके बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। हर एक पद की एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, उसको बाईपास करके यदि किसी व्यक्ति को बैठाया जाता है तो क्यू वारंटो जारी हो सकता है। ठीक है, न्यायपालिका इसमें स्वतः संज्ञान, जैसे उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पर्सन थे, आए थे, क्या नाम था उनका, संजय यादव ऐसे करके कुछ आए थे वो। ठीक है, उस पद पर बैठे हो और बैठने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों वारंटो पूछ डाल दिया गया कि भाई बताइए। उस समय एक सरकार थी, उस सरकार के द्वारा उनको बैठा दिया गया। इसी तरीके से जो लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के, लोकायुक्त को पहले क्या था, कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, जो समय तत्कालीन सरकार थी उन्होंने क्या किया, 1 साल और बढ़ा दिया। उनका कार्यकाल खत्म होने रहा था उन व्यक्ति का, तो संशोधन किया विधेयक में, 1 साल बढ़ा दिया, बोले 1 साल और बैठो आप, 6 साल कर दिया कार्यकाल, 1 साल और बैठे रहे। इसके बाद फिर उनका कार्यकाल समाप्त होने लगा, उसको और संशोधन किया, 8 साल लिख दिया कि अभी 8 साल रहेंगे। वो जा ही नहीं रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई लगाया क्यों वारंटो। ठीक है, तो कहने का फिर कोर्ट उसमें अपना, फिर कोर्ट उसमें अपॉइंट करता है कुछ समय के लिए और गाइडलाइन जारी करता है कि आप इसको जो है इस पद के लिए जो एलिजिबल व्यक्ति हो, पात्र व्यक्ति हो, उसको इस पे आप बाद में नियुक्त करिए। ठीक है, तो क्यों वारंटो मतलब जो लोग पब्लिक पोस्ट हैं, जितनी भी पद हैं, सार्वजनिक पद हैं, उन पर कोई भी व्यक्ति जाकर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, यदि कोई ऐसा भी बैठता है तो उक्त पर्याप्त कारण बताने, पहले जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट में जाके बैठ गए तो कोर्ट आपको क्यों एक वारंट जारी करेगा और इस वारंटों के तहत आपसे पूछेगा कि आप बताइए इस पद में आप क्यों रहने चाहिए। ठीक है, यदि आप पर्याप्त कारण नहीं बता पाए तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पद कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक पद होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, उसमें आपने अवैध अधिकार किया हो, यानी आपका उसमें अधिकार ना होने के बाद भी आपने अवैध अधिकार किया हो, और ये जो प्रश्न उठाया गया हो ये प्रश्न स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नेचर का होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के प्रसाद पर्यंत वो पद नहीं होना चाहिए। जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, अब वहाँ पे राज्यपाल को कोई किसी को भी बैठाएं, राष्ट्रपति, वहाँ पे थोड़ा ना कोर्ट कुछ कह सकता है। महान्यायवादी है, किसी को भी बैठाएं, प्रसाद पर्यंत का पोस्ट है, तो इंडिपेंडेंट पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो प्रसाद पर्यंत वाली पोस्ट होगी उसको नहीं। अब राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कोई 20 साल के लड़के को राज्यपाल बना दे। क्यों, राज्यपाल की न्यूनतम अवधि क्या है, कितनी एज होनी चाहिए राज्यपाल की, 35 होनी चाहिए ना, तब जब आप जा कर के राज्यपाल बनेंगे। अब आप 20 साल के लड़के को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह, तब तो वो तो क्वालिफिकेशन ही नहीं, संविधान में ही नहीं लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन बाकी किसी को भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब बस ये कि प्रसाद पर्यंत वाली यदि पोस्ट होगी उसके खिलाफ क्यों वारंटो पारित नहीं किया जा सकता। और एक और है कि जो व्यक्ति उस पद पे आसीन हुआ हो तो संविधान या किसी अधिनियम का उल्लंघन करना चाहिए उसको, यदि ये कर रहा है तो फिर वो क्यों वारंटो जारी हो जाएगा। यह कैग की पोस्ट हो गई, निर्वाचन आयोग की पोस्ट हो गई, इनको अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति आके इन पे बैठ जाए तो राष्ट्रपति क्या, कोर्ट क्या करेगा, क्यों वारंटो जारी कर सकता है यदि कोर्ट से कहा जाता है। ठीक है, तो 3 रेट हो गई। अभी मैं इनके सब के बारे में थोड़ा बहुत लिखवा भी दूंगा आपको।
दो रिटें आपको थोड़ा सा समझनी है, बहुत आसान है। एक रिट है आपकी प्रतिषेध और दूसरी आपकी उत्प्रेषण। प्रतिषेध और दूसरी है उत्प्रेषण। ये दोनों न्यायपालिका की न्यायपालिका के लिए हैं। उत्प्रेषण, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, उत्प्रेषण लिखा हुआ, उत्प्रेषण। ठीक है, ये दो रिटें हैं। उत्प्रेषण रिट जो है, दो चीज़ें, दो कंडीशन हो सकती हैं। कोई न्यायपालिका है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और अधीनस्थ न्यायालय है, ये सिस्टम बना हुआ है। तो कोई भी कोर्ट जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई भी निर्णय को सुने, ठीक है, पहली बात अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होना चाहिए। न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करे, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन, ठीक है। दोनों मामलों में सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होना चाहिए, उत्प्रेषण में भी और प्रतिषेध में भी। लेकिन दो कंडीशन हो सकती हैं। मान लीजिए कोई भी मामला कोर्ट के पास आया, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हुए भी उसने सुनवाई कर दी, सुनवाई प्रारंभ कर दी। अब जब सुनवाई प्रारंभ कर दी तो क्या होगा, ऊपर वाली कोर्ट के पास जानकारी आएगी, उसके संज्ञान में आएगा, तो पूरे मामले को वहाँ से अपने पास मंगवा लेगा। अभी यानी उस पर डिसीजन नहीं आया था, उस पर सुनवाई चल रही थी, ट्रायल्स चल रहे थे और उस टाइम पीरियड पे किसी भी ऊपर कोर्ट को जानकारी मिली तो उसने क्या किया, पूरे मामले को अधिकार से उस पर लगाया प्रतिषेध रिट और उस पूरे मामले को अपने पास मंगवा लिया, अपने अधिकार क्षेत्र पे। इसको बोलते हैं प्रतिषेध रिट, ठीक है। उत्प्रेषण रिट क्या होती है, उत्प्रेषण रिट में निर्णय आ चुका होता है। कई बार होता है कि पूरा निर्णय आ गया तो दूसरी कोर्ट क्या करेगी, उस पूरे मामले के निर्णय को रद्द करेगी और पूरे मामले को अपने पास मंगवा लेगी। दोनों में बस सामान्यता, बहुत आसान अंतर है। प्रतिषेध का मतलब है प्रतिषेध कर देना, रोक देना, रोक दिया उस मामले को, रोक के अपने पास मंगवा लिया। और उत्प्रेषण में उसको समाप्त कर दिया बात को और फिर अपने पास मंगवा लिया। तो अब ये जो है रिट भी हम लोग क्रम से देखेंगे। चलिए कुछ चीज़ें लिख लीजिए। पांचों प्रकार की रिट हो गई आपकी, है ना, ठीक है। चलो लिखिए, अनुच्छेद 32 संविधानविदों की राय में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 संविधानविदों की राय में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा संविधान नहीं बनाया, ये बात सत्य है, लेकिन सम्मानवश हमें उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। क्यों, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उन्होंने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया था। वास्तविकता देखी जाए तो संविधान सभा में तो बहुत सारे सदस्य थे, सबने पूरा, और इतनी सारी कमेटियां थी, सबका योगदान था, लेकिन उन्होंने चूंकि पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया, ठीक है, इसलिए उनको संविधान, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, उसका बिल तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, स्वरूप तैयार किया, ढांचा तैयार किया, स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। निर्मित किया उन्होंने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद के महत्व को बताते हुए संविधान सभा में कहा कि, इस अनुच्छेद के महत्व को बताते हुए संविधान सभा में कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय, मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय, ये लिखिए, मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है।
यह है संविधान की आत्मा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा क्या है? आर्टिकल 32। और वैसे संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। अनुच्छेद 32 के 4 खंड हैं। जिसमें अनुच्छेद 32(1) के तहत मूलाधिकारों इस भाग के, ये लिखिए, इस भाग के प्रदत्त अधिकारों, इस भाग का मतलब है भाग 3, इस भाग के प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में आर्टिकल 32 की व्याख्या भी की है। ठीक है, यानी कि यदि आपका कोर्ट ने कई मामलों में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की प्रत्याभूति देता है, गारंटी देता है। गारंटी देने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी देता है कि आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, यानी आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मूलाधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। तो संरक्षणकारी संस्था के तौर पे सुप्रीम कोर्ट है। अब ये अधिकार तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत यही अधिकार किसको प्राप्त होता है? उच्च न्यायालयों को। तो आर्टिकल 226 खोलिए और पढ़िए, अनुच्छेद 226 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में से किसी सरकार के ऐसे निर्देश, आदेश या रीट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रीट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। ठीक है, ठीक है, मतलब यही लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता प्राप्त है 32 में, वही 226 में अधिकारिता प्राप्त है किसको? उच्च न्यायालय को। यानी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये दोनों एम्पावर्ड करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आप। हाँ जैसे आर्टिकल 32 जो है वो खुद में जो फंडामेंटल राइट है। हाँ, लेकिन सर 26 फंडामेंटल राइट नहीं है, 26 फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। हाँ, कानूनी अधिकार। हाँ, एक तरीके से हाई कोर्ट को भी एम्पावर्ड कर दिया गया कि आर्टिकल 32 की पावर आपको भी मिल जाएंगी। जो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है वही चीज आपको 226 के तहत मिलेगा। तो सर हाई कोर्ट सर ये है कि जो कानूनी अधिकार है तो सर वो कभी-कभी मना भी कर सकता है। मना नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन पे आप जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मना क्यों करेगा? कानूनी अधिकार नहीं है, संविधान सम्मत अधिकार। संविधान में लिखा हुआ है ना 226। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कानून बना के राइट दिया गया, इसे कानूनी अधिकार कहते हैं। मना करने का अधिकार कहाँ लिखा हुआ है?
तो संविधान ने एम्पावर्ड किया 226 के तहत कि आप भी इस मामले की प्रारंभिक स्वाधिकारता है आपकी कि आप मूलाधिकारों को सुने। अब खोलिए आर्टिकल 100। अब देखो हाई कोर्ट के पास वही पावर है, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। पहले इसलिए क्योंकि एक तो आर्टिकल 32 के तहत वो पूरे के पूरे रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल और केवल मूलाधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट क्या है, मूलाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त यदि कोई भी राइट आपका उल्लंघित हो रहा है, कोई भी कर, उसके खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि जो हाई कोर्ट के पास पावर है 226 कहते हैं वो तो ज़्यादा विस्तृत है। वो मूलाधिकार के खिलाफ तो निकाल ही सकता है, लेकिन अन्य किसी मामले के खिलाफ भी रिट निकाल सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये, हाई कोर्ट के पास रिट निकालने की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी पावरफुल किया गया। आर्टिकल 139 खोलिए। आर्टिकल 139 में लिखा हुआ है कि जो पावर हाई कोर्ट के पास 226 में है, उन पावर को संसद यदि चाहे तो विधि बना के सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट को भी एम्पावर्ड कर सकती है। क्या लिखा हुआ है 139 में? कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। हाँ, कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। पढ़िए पूरा। इसमें संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 32 में प्रयोजन है मूलाधिकारों का उल्लंघन होने पे रिट। वो कह रहा है इसके अतिरिक्त भी यदि चाहें तो रिट को निकालने की शक्ति दे सकते हैं। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 139 में ये लिखा हुआ है। यानी कि लेकिन आज तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? संसद क्यों कानून बनाएगी? कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावरफुल बना दो, तो आज तक इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वो चाह रही है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जितनी पावर कम हो जाए उसके लिए तो तैयार बैठी है विधायिका, और इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर अभी उसको पच नहीं रहा जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो क्यों देगा कोई पावर? ठीक है, तो 3 आर्टिकल आपको एक साथ पढ़ने हैं, 32, 139 और 226। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी, ये इंटरव्यू में यदि पूछता है ना आपको कि यदि सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या ये पावर है कि वो मूलाधिकारों के भिन्न किसी मामले पर रिट निकाल सकता है, तो आप बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल, यदि संसद विधि द्वारा प्राधिकार करे आर्टिकल 139 के तहत तो। लेकिन संसद ने अभी तक नहीं किया है, ये प्रोविज़न किया गया है कि वो निकाल सकती है। ठीक है, सर अनुच्छेद 226 के तहत जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट है वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए निकालेगी। कोई भी है, जैसे अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बात करे तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा प्रतिषेध और उत्प्रेषण हाई कोर्ट के लिए। उससे ऊपर का न्यायालय, कोई भी ऊपर का न्यायालय जो होगा वो प्रतिषेध और वो रिट का प्रयोग करेगा। उच्च न्यायालय यदि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके, मान लो किसी 2 राज्यों के मामले को सुनवाई कर रहा है, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। केंद्र राज्य से जुड़ा हुआ कोई मामला है, वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, वो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रारंभ होना चाहिए ना। संविधान की व्याख्या का मामला हाई कोर्ट करने लग जाए, वो किसका कब आता है? तो जो उसकी प्रारंभिक अधिकारता है उसका उल्लंघन यदि करने लग जाए तो बिल्कुल प्रतिषेध और उत्प्रेषण सुप्रीम कोर्ट लगाएगा हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है, कोई भी बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय पर उसकी अधिकारता के संरक्षण को लेकर करेगा। हो गया ये आर्टिकल 32 में। अब चलिए आगे कुछ चीज़ें और स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी आर्टिकल 32 के बारे में ये भी बोला गया है कि ये संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, इसलिए इस ढांचे को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिखिए। तो इसमें तो रेखा लक्ष्मी कामने की अनुच्छेद 359 तहत इसको स्थगित कर सकते हैं। आर्टिकल 359 के तहत बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो मैंने भी बताया, मैंने कब बताया कि नहीं हो सकता? मैं तो पहले पढ़ा चुका हूँ आपको कि 2 आर्टिकल छोड़ के बाकी कोई भी हटा दो। मुझे ये बताओ फंडामेंटल राइट क्या पढ़ाया था फिर मैंने? उस दिन कहाँ थे? क्लास में नहीं थे? क्या पढ़ाया था? आपातकाल वर्सेस मौलिक अधिकार में आपने ये बताया था कि सर वो हटता तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो मैंने आपको क्या ये बोला था कि आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं जाएगा, लेकिन आर्टिकल 21 और 20 नहीं जाएगा, ये कौन सुनिश्चित कराएगा? गारंटी कौन देता है?
उच्चतम न्यायालय देता है। यदि उच्चतम न्यायालय का 32 खत्म कर दिया तो 20-21 तो खत्म ही है ना। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो इनडायरेक्टली 32 कभी नहीं खत्म होता है। मैंने ये बताया था आप लोगों को, यही बताया था। लेकिन आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति यदि चाहें, लिखा तो वहां पे यही है ना, आर्टिकल 359 में क्या लिखा है कि 20-21 को छोड़कर किसी को भी नोटिफिकेशन करके हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली चूंकि 20-21 जिंदा है, फिर बात वही कह रहा हूं मैं, 20-21 जिंदा है तो 20-21 जिंदा है तो 32 तो रहेगा ही ना। 20-21 की गारंटी किस आधार पे है, कौन गारंटी देगा? दिमाग लगाओ ना आप थोड़ा सा, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही देगा। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से पावर मिल रही है? 32 के थ्रू। लेकिन राष्ट्रपति चाहे, बिल्कुल ये कथन सही है कि राष्ट्रपति चाहे तो 359 के तहत 32 को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। सर ये कथन आ रहा है। हाँ तो ये सही है, सही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप व्यवहारिक तौर पे देखें, प्रैक्टिकल तौर पे देखें, सैद्धांतिक तौर पे देखें तो 20-21 यदि जिंदा रखा जा रहा है तो किस बिहाफ पे रखा जा रहा है? 32 की मौत पे थोड़ा ना रखा जा रहा है। 32 मर जाए और फिर कौन जिंदा रह सकता है? मैं कहता हूँ 32 मार दो, बाकी सब जिंदा रखो, क्या फायदा? ये हो जाए 32 खत्म है हाथ से। यदि 32 खत्म है तो 226 में भी तो यही लिखा हुआ कि 32 की तरह है। अब यहाँ पे 32 ही खत्म कर दिया गया, ये 32 नहीं रहेगा तो 226 क्या करेगा? क्योंकि उसमें भी तो 232 के तरह ही मिल रही है ना पावर। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है इतना, कम से कम थोड़ा सा, यही तो कहते हैं थोड़ा बैठ के सोचना है, विचार करना है कि आर्टिकल का प्रभाव कहाँ तक जा सकता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए कहाँ पे थे हम, आगे लिखिए नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आदेश या रिट जारी कर सकता है। आदेश या रिट जारी कर सकता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं। उच्चतम न्यायालय ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। अब सभी रिटों को एक एक करके लिखिए। नंबर लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, देखिए यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो, यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से आदेश देता है कि, अब आप कहोगे सर किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है तो किडनैप व्यक्ति को नहीं, किडनैप व्यक्ति के लिए पुलिस जाना पड़ेगा आपको। इसमें राज्य, ये राज्य है, यहाँ पे जो किसी व्यक्ति का शब्द यहाँ पे राज्य है। किडनैपिंग के मामले में आप हाई कोर्ट थोड़ा ना सीधे चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट थी ना चले जाओगे कि किसी को किडनैप कर लिया गया, आप रिट जारी कर दी। रिट जारी भी करेंगे तो क्या होगा, किडनैपर थोड़ा ना पता चल जाएगा। वो काम होता है पुलिस का। आप पुलिस में जाएंगे, पुलिस में अपराध सारा कुछ लिखवाएंगे,
पुलिस फिर उस पर जाँच करेगी, तहकीकात करेगी और उसमें आवश्यक कार्रवाई करेगी। ठीक है। तो यदि हाँ यहाँ पर ये लिखिए कि यदि राज्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, आप इसको इसी तरीके से लिखिए। यहाँ पे स्वाभाविक है कि पुलिस हो सकती है, कोई भी हो सकता है पर्सन की जगह पे। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण है या नहीं। और यदि नहीं है तो उसे कैद से मुक्त कराया जा सके। सिर्फ इस रिट को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी, मतलब पीड़ित के अतिरिक्त भी, इस रिट को पीड़ित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। मतलब पीड़ित तो मान लीजिए वो तो बंदी है ही है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी ये रिट दाखिल कराई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। मैंने आपको ये बताई था कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती। पहले तो यदि गिरफ्तारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया गया है तो आप रिट की बात नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात ये की गई है कि यदि आप जुडिशियल कस्टडी में हैं तो भी आपको रिट नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह है कि आप जो सेना का न्यायालय है, यदि वहाँ पे किसी प्रकार के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हुआ, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी रिट जारी नहीं हो सकती। और यदि आपने संसद के खिलाफ कुछ बोला है, अभिलेख न्यायालय का आपने, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आपने जो है अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट किया है, अवमानना के मामले में भी आपको, ठीक, ये कुछ मामले हैं, इनको ध्यान रखना है। जब संसद की अवमानना करेंगे तो दंड संसद देती है, न्यायपालिका नहीं देती कभी भी। न्यायपालिका तो फिर न्यायपालिका देगी, आपको डिटेन किया जाएगा, न्यायपालिका आपको सम्मन भेजेगी। अभी था ना वो प्रशांत भूषण वाला मामला, प्रशांत भूषण के खिलाफ ये न्यायपालिका अवमानना का मामला, तो वो सब तो फिर न्यायपालिका आपको सम्मन वारंट जारी कर देगी अवमानना का, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको क्षमा भी मांगनी पड़ सकती है। ठीक है, नहीं करेंगे तो मतलब एक तरीके से समझिए कि भारत में न्यायपालिका के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। यदि आपने बोला तो फिर आपकी खैर नहीं है। ठीक है, असंतुष्ट हैं निर्णय से तो आप एक बार, कई बार होता है कि असंतुष्टि अपनी दर्ज करा सकते हैं। आप न्यायिक पुनरावलोकन के लिए डाल दीजिए, रिव्यू पिटीशन डाल दीजिए। किसी मैटर में सर वो सुप्रीम कोर्ट ये कर देता है कि न्यायिक पुनरावलोकन करने नहीं की जाएगी दोबारा। यदि हाँ रिव्यू योग्य नहीं होगी तो बिल्कुल खारिज कर देगा। जैसे आपने कोई भी पिटीशन डाली तो दो चीज़ है कोर्ट के पास, या तो एक्सेप्ट करेगा तो वहीं पे खारिज कर देगा। एक्सेप्ट करेगा तभी तो केस चलेगा आपका, सारे केसेस एक्सेप्ट नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं गया था, जस्टिस दीपक मिश्रा थे उस समय, शायद CJI थे ना उस समय, चंद्रचूड़ साहब थे, एक संविधान पीठ थी आपकी, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार में पासेस बनते हैं, पासेस के थ्रू आप जा सकते हैं कार्यवाही में, तो वहाँ पे दीपक मिश्रा सर को मैंने देखा था कि मतलब कितना सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, ये समझ लीजिए। बहुत वो एक तो इंटेलेक्चुअल होंगे ही, सुप्रीम कोर्ट ही या हाई कोर्ट के जज भी एक होता है, मतलब एक दायरा है, दिखता है कि हाँ भाई इस तरह है। तो उनके सामने ये समझ लीजिए कि जो केसेस की फाइलें होती हैं ना, एक साथ रखी होती हैं, 1 से 2 मिनट मिलता है किसी भी वकील को कि उस केस को जब वो अपनी जिरह करता है, 1 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट में
वो सुनता है, उसे लग जाता है कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। 1 मिनट के अंदर वो डिसीजन दे देता है कि आप इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता किसी के पास। इसीलिए वकीलों में भी, अब जैसे राम जेठमलानी थे, बहुत रेयर केस होता था उनका कि सुप्रीम कोर्ट वो खड़े होकर के जब बोलते थे तो सुनते थे, कोर्ट के जज भी सुनते थे उनको, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी उनसे। तो ये मतलब ऐसा नहीं होता एक एक दिन में सारे केसेस एक्सेप्ट नहीं होते आपके, एक तरफ से रिजेक्ट करते जाते हैं। मैंने जब देखा था तो मेरे सामने 15-20 केस बस लाइन से रिजेक्ट 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 खारिज होते जा रहे हैं। तो खारिज हो गए तो वो केसेस थोड़ा ना वहाँ पे ट्रायल के तौर पे रहे। जब कोर्ट एक्सेप्ट करेगा उस केस को, जैसे मान लीजिए अपनी बेल पिटीशन के लिए आप गए, अभी आर्यन खान केस पे क्या हुआ, बेल पिटीशन को जो अधीनस्थ न्यायालय था उसने खारिज कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे बेल, उसने पर्याप्त कारण बता दिए, पर्याप्त आधार है से। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी मान लीजिए रिजेक्ट कर देता तो हाई कोर्ट ने बेल क्या किया, एक्सेप्ट कर ली, मंजूर कर लिया। यदि रिजेक्ट कर देता फिर सुप्रीम कोर्ट आते बेल के लिए, और यदि सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता तो फिर रिव्यू पिटीशन डालो, फिर पड़े रहो। अगर खारिज कर देता तब सर वो आर्टिकल 32 के थ्रू सर इसका अधिकार प्रसाद नहीं, क्यों, ये तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हो रहा है ना। सर 24 घंटे के अंदर उसको नहीं, 24 के अंदर उसको किया गया होगा प्रस्तुत। सर ना करते तब ऐसी कंडीशन में फिर कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है कि एक व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई पुलिस उठा के ले जाए किसी को और 2-3 दिन बैठाए रहे पुलिस थाने में, चाहिए सुप्रीम कोर्ट, पुलिस वाले को भी पता चल जाएगा कि क्या किया उसने। रिव्यू पिटीशन एक मतलब, अब ये सब चीज़ों में पैसा लगता है। देखो ऐसा भी नहीं होता कि ये बहुत आसान है। कोई वकील करोगे और सुप्रीम कोर्ट का वकील कम से कम लेगा आपसे 40-50 हज़ार रुपये एक पिटीशन के, उसकी फ़ीस। वकील बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं, मतलब उनसे ख़तरनाक कोई नहीं होता है, लूट लेंगे आपको पूरी तरीके से यदि आपके पास समझ नहीं है। इसलिए कभी भी वकील से एक काम तो मत कहिए कि भैया जितना पैसा लेना हो ले, काम मेरा जल्दी करा। नहीं कराएगा, आपसे पैसा भर लेगा, टांगे रहेगा, उसको अपनी लाचारी बेबसी देख रहो। पहले ही पूछ लो कितना पैसा लगेगा। इसीलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। कभी भी मौका आता भी है तो प्रणाम करो, कोशिश करो कि बचे। ठीक है, कोर्ट कचहरी मतलब एक तरीके से बहुत ख़तरनाक है मामला। हाँ, ये कौन है? दीपक साहू जी। ये पीड़ित लग रहा है। हाँ, बिट्टू चौबे जी, राष्ट्रपति के द्वारा ही अल्पसंख्यक जो कमीशन है ना, उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही अल्पसंख्यकों को, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, राज्य के लिए पूरा का पूरा प्रावधान किया गया, प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति, उसको ये सब काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, बैचेस को लेकर अभी आप लोग को सूचना मिल गई होगी, आपके उसमें आ गए होंगे। ठीक है, आप मैसेजेस आए होंगे, तो अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग फाउंडेशन कोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे हैं हम लोग? प्रतिशेष परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला लिखिए परमादेश। नेक्स्ट रेट है परमादेश। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर ही होता है। पहला वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण भी एक ऑर्डर है, आदेश है, ये भी एक ऑर्डर है, परमादेश भी। लिखिए, इस रिट का प्रयोग, इनके बारे में 2 शब्द लिख लीजिए हमेशा। जैसे परमादेश जहाँ पे लिखा है वहाँ पे एक डैश खींचिए, वहाँ पे लिखिए हम आदेश देते हैं। इनका मतलब क्या होता है वो भी लिख लीजिए। हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिख लीजिए शरीर प्राप्त करना, शरीर प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस जो इंग्लिश में शब्द है उसका मतलब यही होता है। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। तो लिखिए, इस रिट का प्रयोग लोक प्राधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है ताकि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करे, ताकि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करे जिसे पूरा करने से उसने इनकार किया है।
जिसे पूरा करने से उसने इनकार किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से न्यायालय की विवेकाधीन रिट होती है और न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा जो शिकायत की गई है उस शिकायत का यदि कोई अल्टरनेटिव कोई तरीका होता है कि उसके माध्यम से, तो मतलब ये न्यायालय के ऊपर है कि रिट जारी करेगा कि नहीं करेगा। यदि उनको लगता है कि जो प्रार्थी ने शिकायत की है उसका समाधान दूसरे तरीके से हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वो रिट फरमादेश जारी ही करे। ठीक है, इससे करने से बचता है। पहले वो किसी अल्टरनेटिव कोई तरीका होता है उसको वरीयता देता है कि उसके माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से भ्रष्टाचार और इससे जुड़े हुए मामले होते हैं ये ज़्यादातर। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी बैठा हुआ है वो काम करने से क्यों मना करेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करता है कि उस माध्यम से समस्या का समाधान करे। यदि उससे कोर्ट को लगता है कि नहीं है तो ऐसे में फिर कोर्ट, तो इसमें 2-3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। पहले तो आपके एक लीगल राइट का उल्लंघन होना चाहिए। लिख लीजिए, प्रार्थी को सिद्ध करना होगा, प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि उसके कानूनी अधिकार का, उसके कानूनी अधिकार से उसे वंचित किया जा रहा है। उसे सिद्ध करना होगा कि उसको उसके कानूनी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, उसे यह सिद्ध करना होगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने का निवेदन कर रहा है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने का निवेदन कर रहा है उसका कोई लोक कर्तव्य है। ठीक है, या तो संविधान के अधीन या तो कोई कानून के अधीन, वो एक पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हो सकता है क्या परमादेश? नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध हो सकता है क्या परमादेश? नहीं हो सकता है। इनको एक तरीके से न्यायिक संरक्षण प्राप्त है आर्टिकल 361 के तहत। न्यायपालिका में कोई भी कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट नहीं जारी की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा यदि दो व्यक्तियों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है, और वो समझौता ब्रीच हुआ है, टूटा है, तो ऐसे में भी राज्य परमादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैं, उनके अधीन जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संविदा आधारित दायित्वों के निर्वहन के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और न्यायाधीशों के विरुद्ध नहीं हो सकता परमादेश, क्योंकि उनको हटाने की प्रक्रिया किसके पास है? कोर्ट के पास, वो संसद के पास है। तो न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध भी सामान्य परिस्थितियों में रिट जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका अपने खिलाफ भी परमादेश जारी नहीं करती है। उसके लिए फिर वो न्यायपालिका की खुद की कार्रवाइयाँ होती हैं, उनका वो अनुपालन करते हैं। जैसे कि आपने जस्टिस कर्नन का मामला देखा होगा। जस्टिस कर्नन थे और उन्होंने न्यायपालिका की ही अवमानना कर दी। कोलकाता के चीफ जस्टिस थे वो उस समय, और उन्होंने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक उनके खिलाफ जो है वारंट जारी किया। उन्होंने उसको डिटेन कर लिया, उसको रोक दिया, फिर उनके खिलाफ पूरा मामला चला। ठीक है, अगला है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट देखिए, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है आपका अधिकार क्या है। क्यों वारंटो बोलते हैं?
अर्थ इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आपका अधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। न्यायालय इस रिट का प्रयोग एक कार्रवाई के रूप में करता है। न्यायालय इस रिट का प्रयोग एक कार्रवाई के तौर पे करता है। वो दोनों ऑर्डर होते हैं, ये एक तरीके की कार्रवाई होती है। इस रिट का प्रयोग एक कार्रवाई के रूप में करता है। कार्रवाई मतलब एक्शन, सीधा एक्शन लेता है। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके संबंध में यह शिकायत की गई है कि उसने किस प्राधिकार से उक्त पद को धारण किया है। ठीक है, उसने किस प्राधिकार से उक्त पद को धारण किया है। यदि वह पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है तो, यदि वह पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उसे पद से हटा देगी। न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उसे पद से हटा देगी। ठीक है, अधिकार परीक्षा किसके खिलाफ जाएगी? पहले तो सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, पद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए, प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, और वो व्यक्ति जिसको भी अधिकार परीक्षा जिसके खिलाफ भी होनी चाहिए वो किसी संविधान या अधिनियम का उल्लंघन करने वाला होना चाहिए। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो अधिकार परीक्षा जारी नहीं हो सकता है। अगला लिखिए प्रतिषेध। अगली रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। देखिए यह रिट न्यायपालिका से संबंधित है। दोनों रिटें मैंने आपको समझा दी ही है। यह रिट न्यायपालिका से संबंधित है। देखिए यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है, किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करता है। जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करता है। या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है, या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है। दूसरे शब्दों में इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को, दूसरे शब्दों में इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। ठीक है, तो पहली बात प्रतिषेध रिट किसके लिए निकाली जाएगी? सिर्फ न्यायपालिका का न्यायपालिका के लिए।
कार्यपालिका और विधायिका के लिए निकाली जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती। दूसरा, किसी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट संस्थान के लिए निकाली जा सकती है क्या? नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, तो सिर्फ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध ही ये निकाली जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो उसने अंतिम फैसला नहीं सुनाया होना चाहिए, मतलब निर्णय नहीं आना चाहिए, तब प्रतिषेध लगेगी। ये भी लिख लीजिए। लिखिए, इस रिट को निकालने की यह भी शर्त है कि न्यायालय किसी मामले में अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हो। न्यायालय किसी मामले में अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हो, किंतु अभी उसने उक्त मामले में अंतिम फैसला ना सुनाया हो। किंतु अभी उसने उक्त मामले में अंतिम फैसला ना सुनाया हो। ठीक है, आगे लिख लीजिए, यदि अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है तो प्रतिषेध नहीं उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। यदि अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है तो प्रतिषेध नहीं उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब लिखिए उत्प्रेषण रिट। अगली रिट है आपकी उत्प्रेषण। लिखिए, इसमें उत्प्रेषण की रिट भी न्यायपालिका से संबंधित है। यह रिट भी केवल न्यायपालिका से संबंधित है। यह किसी उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायालय नहीं, किसी अधीनस्थ न्यायालय, ये लिखिए, उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब संबोधित की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। ठीक है, यह निर्णय में प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में या निर्णय में प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। तो जब निर्णय दे दिया गया हो तो उत्प्रेषण रिट लगेगी। जब निर्णय पेंडिंग हो, मामला अभी ट्रायल पे हो, तो प्रतिषेध रिट लगेगी। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं उत्प्रेषण रिट के लिए। सबसे पहले अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता से बाहर की बात हो, या फिर कई बार होता है कि निर्णय में विधि संबंधी भूल हो जाती है। ठीक है, कई बार होता है कि सुना दिया गया मामला और उसमें कानूनी भूल हो गई, विधि संबंधी भूल हो गई, तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यदि कोई भी विधि संबंधी इरर्स ऑफ लॉ हो गया तो उस मामले में भी उत्प्रेषण रिट लगाई जा सकती है। और यदि प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया, ये क्या होता है? सबसे पहली चीज़, नेचुरल जस्टिस में दो चीज़ें आपको समझना है। पहला, न्यायालय निष्पक्ष होना चाहिए।
नेचुरल जस्टिस यही करता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनवाई का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जब तक दोनों पक्षों को सुनवाई का अधिकार नहीं मिलेगा, ये भी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो यदि ये आधार पाए जाते हैं तो उत्प्रेषण लग जाएगी। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर क्या है? सिर्फ इतना ही अंतर है कि अपनी अधिकारता का उल्लंघन कर रहे हो, और प्रतिषेध में अभी निर्णय नहीं सुनाया जाता है और इसमें उत्प्रेषण में निर्णय सुना दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा अंतर लिख लीजिए। लिखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मूल अंतर सिर्फ इतना है कि मूल अंतर यह है कि प्रतिषेध रिट किसी न्यायिक कार्रवाई के शुरुआती चरण में दी जाती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में मूल अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिषेध रिट किसी न्यायिक कार्रवाई के शुरुआती चरण में दी जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट न्यायिक कार्रवाई हो जाने के बाद दी जाती है। उत्प्रेषण रिट न्यायिक कार्रवाई हो जाने के बाद दी जाती है। तो ये है आपका आर्टिकल 32 में ये जो रिट हैं, इनसे रिट से जुड़ी हुई बातें। अब यहाँ पे आर्टिकल 32(3) में क्या लिखा हुआ है? 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया। 32(3) में लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। यदि आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है या केवल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है, या अधीनस्थ न्यायालयों को भी फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन का अधिकार दिया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है यदि संसद विधि बना दे तो। 32(3) यही कहता है कि संसद क्या करे? संसद अन्य किसी न्यायालय को अपनी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहने के लिए इस विधि द्वारा सशक्त कर दे तो वो भी फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय भी कर सकते हैं, संसद कानून बनाएगी तो। चौथा कह रहा है इसका, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस संविधान के द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अन्य अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है कि इस संविधान में जितने भी आपके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त जो भी आपके अधिकार हैं, ठीक है, अन्य अधिकार हैं, प्रत्याभूत अधिकार है। प्रत्याभूत अधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे आर्टिकल 21 में विस्तारित किया गया ना, आपको बहुत सारे प्रत्याभूत अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, तो उनको भी निलंबित नहीं कर सकते, उनको भी यही मान्यता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 21 के तहत खूब सारे अधिकार आपको जो प्रत्याभूत दिए जा रहे हैं इस भाग के अंतर्गत रहते हुए भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 32 और उससे जुड़ी हुई विषय वस्तु। सर वो आर्टिकल 21 के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, हाँ वो भी, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं सर। हाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको बताया गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ये भी आता है, ये भी एक मौलिक अधिकार ही है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको विस्तारित किया। उसको मैंने आपको क्या बोला, संविधान क्या है? न्यायपालिका की व्याख्या है, न्यायपालिका जैसी व्याख्या करे। ठीक है, मतलब आर्टिकल 32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है जो संविधान में बताए गए हैं। ठीक है, कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति के मूलाधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। अब बताया क्या गया है? एक तो आपातकाल के दौरान है, ठीक है, संविधान संशोधन से कर नहीं सकते क्योंकि उसको न्यायिक समीक्षा, उसको संविधान की आधारभूत संरचना मान लिया गया है। तो बस ये है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आपके फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाए। तो आर्टिकल 32 हुआ समाप्त। अब आर्टिकल 33, 34, 35 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही हमारे फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक 16 अनुच्छेद आपके DPSP के हैं, उनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट?